चलो कहाँ तक हुआ था? संबंध और संबंध के प्रकार हो गए थे, उसके 2 एग्जाम्पल बचे थे, वो कहीं बुक से पढ़ कर ढूंढ के तुम लोग को बता देंगे। ठीक है, अब सुनो, अब आज हम लोग का चैप्टर है फलन। क्या है? फलन। अब एक बात ध्यान देना, पूरा फलन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पूरा फलन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ फलनों के प्रकार, लेकिन कक्षा 11 में क्योंकि तुम लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, इस वजह से हम लोग फलन से चलेंगे और फलन के प्रकार को टच करेंगे, मतलब फलन जल्दी 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 रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे। तो फलन को एक नाम और देते हैं प्रतिचित्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैपिंग। तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से पढ़ना है मैं ये बता दूंगा। जैसे जो संबंध पढ़ाए हैं ना, वो जहाँ से पढ़ाए हैं वहीं से पढ़ना है, मतलब थोड़ा सा इधर बताए हैं, संबंध के प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सवाल ये उठता है मैपिंग यानी एक फंक्शन होता क्या है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए। माना ए व बी 2 अरिक्त समुच्चय है, ए व बी 2 अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त मतलब उसमें कोई भी रिक्त, मतलब वो कोई भी ऐसा नहीं हो कि वो उसमें कोई अवयव ना हो, कोई ना कोई अवयव होना चाहिए तभी संबंध की बात करोगे। हाँ, नॉन इम्पटीसेट। ठीक है, अरिक्त समुच्चय है, आरिक्त समुच्चय है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव को, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक मतलब हर एक एलिमेंट सेट का प्रत्येक अवयव को, ए के प्रत्येक अवयव किसी संबंध द्वारा बी के अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाता है, अवयव से संबंधित किया जाता है तो यह संबंध प्रतिचित्रण या फलन कहलाता है। तो यह संबंध फलन या प्रतिचित्रण कहलाता है। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या कह रहा है कि ए व बी 2 अरिक्त समुच्चय हो और समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाता हो। तो मान लो एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं तुमको समझाऊं तो जान लो एक सेट हम ले लिए ए, क्या ले लिए? ए ले लिए, ए बी सी डी। ठीक है, और एक अवयव, एक सेट हम ले लिए 1 2 3 4। तो अब इसमें हमको कोई संबंध बनाना होगा, कोई नियम लगाना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने इसमें एक नियम लगा दिया, इस तरीके से इसको हम लोग तीर आरेख द्वारा थोड़ा दिया। अभी इसको मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल यहाँ समझाने के लिए मैं तीर आरेख द्वारा इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ। इन दोनों, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। इसमें मैंने एक नियम लगाया, उस नियम को मैंने एफ नाम दे दिया। अब आप कोई भी नियम लगा सकते हो कि सेट ए में सेट बी का वर्ग है, सेट बी में सेट ए का आधा है, ऐसा कोई भी नियम लगा सकते हो आप। तो लगाए तो ये सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी डी। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 और 4 ना। अब देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग चलो
तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव यानी समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अवयव का किसी संबंध द्वारा बी के अद्वितीय मतलब यूनिक, दो टर्म को पकड़कर चलना, एक प्रत्येक अवयव दूसरा अद्वितीय, यानी इधर के हर एक एलिमेंट का इधर के किसी न किसी एलिमेंट से संबंध होना चाहिए और इधर का एक एलिमेंट उधर दो जगह नहीं जा सकता। अद्वितीय यानी कि यूनिक होना चाहिए। जैसे ये इसके लिए अकेले है, ये इसके लिए अकेले है, ये इसके लिए अकेले है, ये इसके लिए अकेले है। तो अगर इधर का जैसे अगर मैं ऐसा कर दूं ए बी 1 2 3 तो एक मैंने एक फंक्शन जी करके इस तरीके क्या देखो इधर का दो एलिमेंट उधर एक ही जगह चला गया ना, नहीं सॉरी उधर जा सकता है, एक मिनट, इधर का एक एलिमेंट उधर दो अलग अलग जगह नहीं जा सकता। देखो एक सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ समझने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि अगर एक आदमी है तो वो एक ही गर्लफ्रेंड मेंटेन कर सकता है, दूसरी नहीं बना सकता, ठीक। तो एक आदमी की एक गर्लफ्रेंड, ठीक है, अगर एक आदमी की दो गर्लफ्रेंड हुई तो वो गड़बड़ है, ठीक है, तब वो फंक्शन में नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अच्छा ये देखो ये दो अलग अलग जगह मतलब ये एक ही एलिमेंट दो अलग अलग जगह नहीं जा सकता, ये एक एलिमेंट दो अलग अलग जगह मुंह नहीं मार सकता। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें ए बी सी तो इधर का दो अलग अलग एलिमेंट उधर एक जगह ही जा सकता, एक ही जगह जा सकता है। भाई ये इसके लिए यूनिक है, ये उसके लिए यूनिक है, ये उसको उतना प्यार करता है, ये भी उसको उतना प्यार करता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इधर का दो अलग अलग एलिमेंट दो एक ही जगह जा सकता है, लेकिन इधर का एक एलिमेंट सोचो दो अलग अलग जगह चला जाए तो फिर ये संभव नहीं है। तो वो फंक्शन की डेफिनेशन से चला जाएगा, जबकि वो संबंध में रहेगा। किसमें रहेगा? कोई दिक्कत। फंक्शन में दो चीज का ध्यान रखना है, इधर एक तो पहली बात सेट ए का कोई भी एलिमेंट ना छूटे, दूसरा सेट ए के सारे अवयव उधर यूनिकली रिलेट हो। कैसे रिलेट हो? यूनिकली रिलेट हो, मतलब इधर का एक एलिमेंट उधर दो अलग अलग जगह नहीं जाना चाहिए। इसको लिख लो जल्दी से। हो गया बेटा निधि? कपड़ा कहाँ रख दिए मैंने? वो अब देखो कुछ मैं तुमको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनको बताना है कि ये फंक्शन है ए से बी में कि नहीं है, ठीक है। बताओ ये ए से बी में फंक्शन है? हाँ है। ध्यान से देख के बोलना। हाँ। दो कंडीशन फॉलो होनी है ना? नाम का है। पहले कंडीशन नहीं होल्ड किया। ए के सारे एलिमेंट उधर रिलेट हैं क्या? क्या बोल रहा है कि ए के प्रत्येक अवयव यानी ए में कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये तीन छूटा है कि नहीं छूटा है? तो ये जब पहले डेफिनेशन नहीं होल्ड की तुम लोग डेफिनेशन नहीं ध्यान देते क्या? ए का प्रत्येक अवयव, क्या ए का प्रत्येक अवयव रिलेट है उधर? तीन कहाँ रिलेट है भैया? तीन रिलेट होता तो हम कह देते। ये है कि नहीं है? ए का प्रत्येक अवयव, ये सेट ए मान लो, ये सेट बी मान लो, ए का प्रत्येक अवयव उधर रिलेट है और यूनिकली रिलेट है। भाई ये इसके लिए यूनिक है, ये इसके लिए भी यूनिक है। अगर एक एलिमेंट दो अलग अलग जगह जाता है तो हम कहते हैं कि सेट नहीं है, मतलब सॉरी फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये है कि नहीं है फंक्शन? अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। पहली बात तो नहीं कह देंगे नहीं है, क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट नहीं है। अगर वो हो जाता है तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर का एक उधर दो अलग अलग जगह चला गया। तो फंक्शन समझ गए क्या होता है फंक्शन? ये दो बातें ध्यान में रखना, सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, सेकेंड यूनिकली रिलेट होना चाहिए। ये बनाओगे कि रफ कर दें? ठीक है। फंक्शन का प्रयोग हम लोग ऑपरेशंस करने के लिए करते हैं, अभी आगे एक चैप्टर है उसमें करोगे, ठीक है। अच्छा इस तथ्य को लिखोगे कैसे?
अगर सेट ए से सेट बी में एफ कोई संबंध है तो कैसे लिखोगे, तो वही बात आ रहे हैं। यदि एफ ए से बी में फलन है, सॉरी मुंह से संबंध निकल सकता है, तुम लोग करेक्ट कर देना, उसको फलन बोल देना। फलन है तो निम्न प्रकार से लिखा जाता है, फलन है तो निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो निम्न प्रकार से लिखते हैं। पहला प्रकार मतलब कैसे लिखेंगे, यदि ये तो कैसे, f सच दैट a टू b, कैसे लिखोगे, f सच दैट a टू b, यानी आप बताना चाह रहे हो कि समुच्चय a से समुच्चय b में f एक फलन है, ठीक है। अर्थात इसका हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो, अर्थात f a से b में एक फलन है, क्या है, एक फलन है, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो। सेकंड देखो, एक नोट पॉइंट है, यदि f जो है x बिलोंग्स टू a को y बिलोंग्स टू b, मतलब f के अंतर्गत सेट a के एलिमेंट x को y, सेट b के एलिमेंट y से रिलेट किया गया, नियम क्या बनाया गया, नियम f का बनाया गया। क्या नियम बनाया गया, f का नियम बनाया गया। किसी नियम के अंतर्गत ही तो फलन बनाओगे, जब नियम ही नहीं है तो फलन की क्या बात करेंगे, संबंध ही नहीं बनेगा, और जब संबंध नहीं बनेगा तो फिर फलन की भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलो देखो, से संबंधित है, तो हम कहते हैं कि y फलन f के अंतर्गत, y फलन f के अंतर्गत x का प्रतिबिंब है, x का प्रतिबिंब है। मतलब अगर f के अंतर्गत सेट a के एलिमेंट को सेट b से रिलेट करा रहे हैं हम लोग, और यूनिकली रिलेट करा रहे हैं, और सेट a के सारे एलिमेंट रिलेट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे हम क्या करा रहे हैं, f के अंतर्गत जो y है वो x का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। क्या कहलाता है, मतलब अगर जो बनाए थे हम लोग ये 1 2 3 और 1 a b c, तो 1 की प्रतिबिंब कौन है, 1 की इमेज क्या है, वो a है, और 2 की इमेज अगर c पर, तो 2 की इमेज c हो गई, और 3 की इमेज क्या हो गई, b हो गई। कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम कहेंगे जब भी आपको इस तरीके से फंक्शन मिल जाए तो आप समझ जाइएगा जो उधर रहेगी इधर वाली की वो इमेज होती है, क्या होती है, इमेज, प्रतिबिंब, ठीक है। इसको लिखते कैसे मैथमेटिकली, ठीक है, प्रतिबिंब है, इसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका समझो, इसको हम कहते हैं कि जो y है वो f के अंतर्गत x का प्रतिबिंब है, y इज इमेज ऑफ x अंडर द f, किसके अंतर्गत, f के अंतर्गत। y क्या है, x का प्रतिबिंब है, और x y का क्या है, x y का f के ही अंतर्गत पूर्व प्रतिबिंब है, रिवर्स इमेज है, या इनवर्स इमेज है, या प्री इमेज है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। इस बात को भी लिख देते हैं हम, तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। अब सुनो, इस तथ्य को कैसे लिखोगे आप, इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिखोगे, कहाँ जगह नहीं, यहां लिखने का, लिख दें यहाँ पे, अर्थात x इज इक्वल टू, देखो अभी x यहाँ लिखा था ना, अब एक x को यहाँ लिखकर f इनवर्स y, तो ये बता रहा है कि जो x है वो f के अंतर्गत y की क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व के लिए क्या नियम लगाया है, इनवर्स लगाया है,
ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। ऐसा कुछ जो ना समझ में आया हो फलन में अनामिका? आया। पक्का? कसम से? चलो अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, क्या सारे संबंध फलन हो सकते हैं? ऑल रिलेशन इज ऑल्सो फंक्शन। सारे संबंध फलन हो सकते हैं? क्या पॉसिबल है? नहीं हो सकते, सारे संबंध फलन नहीं हो सकते, क्योंकि सारे संबंध में यूनिक वाला सिस्टम थोड़ी ना रहता है, जबकि सारे फलन एक संबंध होते हैं। अब यूनिक हो गया तो हम क्या करें? फल संबंध का तो कुछ स्पेशल पार्ट है, एक स्पेशल प्रकार का रिलेशन है फंक्शन। क्या है? स्पेशल टाइप का रिलेशन ही तो है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर अभी तक हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन समझ गए कि ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेट होना चाहिए और यूनिकली रिलेट होना चाहिए। अब प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अब जरा फंक्शन की डेफिनेशन को तुम लोग इमेज और प्री इमेज के फॉर्म में डिफाइन करो। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, यदि ए से बी पर फलन f, ए से बी में फलन f अर्थात इसको कैसे लिखते हैं? बोलो, f such that a to b, f such that a to b के लिए आवश्यक है कि such that के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? इमेज और प्री इमेज की फॉर्म में बात बताओ। इमेज और प्री इमेज के फॉर्म में बताओ अनामिका। पहली बात, इधर x के हर एक एलिमेंट की उधर इमेज मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट इधर नहीं होना चाहिए जहां उसकी उधर इमेज ना मिले ना। ठीक है, ठीक बात है। तो यही बात लिख दे, दोनों समुच्चय ए व बी। अच्छा, सबसे उससे पहले एक बात होगी कि दोनों जो है आरिक्त होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। एम्प्टी सेट में बात ही नहीं होती। कंडीशन लिखना चाहो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार लिखा जरूर जाता है हर बार, क्योंकि हो सकता है कोई रिक्त समुच्चय ले लेता। रिक्त समुच्चय में रिलेशन डिफाइन नहीं होता। जब अवयव ही नहीं है तो आप संबंध क्या बनाएंगे ना? जब इंसान ही नहीं, इंसान ही मर गया तो आप संबंध किससे बनाएंगे? तब उसको जलाओ लाओ ताप लो। ठीक है, एग्जाम्पल था, आप उससे न लीजिएगा उसको, हम बस आपको समझाने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो दोनों समुच्चय ए व बी आरिक्त होने चाहिए। दोनों समुच्चय ए व बी आरिक्त होने चाहिए। आरिक्त मतलब खाली नहीं होने चाहिए। आरिक्त होने चाहिए। सेकेंड बात, अब बताओ वो जो बात मैंने कही थी, बताओ निधि, बोलो। ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे वो रिलेट है। ठीक है, ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना। ये तो अभी एक आधी बात हो गई। यूनिकली वाले को कैसे डिफाइन करोगे? एक के किसी, हाँ, उधर के हर एलिमेंट इधर पूरी प्री इमेज बननी चाहिए। हाँ, ऐसा जरूरी तो नहीं है। उन्होंने कहा था कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, सेट बी के एलिमेंट कहा था क्या? हाँ, प्री इमेज जरूरी संभव। डेफिनेशन जब शुरू में पढ़े थे तो प्री इमेज की कहीं बात हुई थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट इधर रिलेट होने चाहिए। ऐसा तो नहीं बोला था ना, ए के लिए नेसेसरी कहा था, और कहा था कि ए के उधर रिलेट हो और यूनिकली रिलेट हो। कैसे रिलेट हो? यूनिकली मतलब इधर का एक एलिमेंट दो जगह है, मतलब कि इधर का एक एलिमेंट का उधर दो अलग अलग प्री इमेज यानी दो अलग अलग प्रतिबिंब नहीं हो सकते। जैसे मान लो एक सेट ये है, एक सेट ये है, जैसे 1 2 3 और ए बी सी, तो इधर अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूं, ठीक है,
तो इधर के एक एलिमेंट की दो अलग अलग प्री इमेज हो गई ना, अलग अलग इमेज हो गए। तो ये कहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो, एक ही एलिमेंट दो अलग जगह मुंह मार दिया, तो इसका मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर हो गया ना। तो यहाँ हम बताएंगे एक के प्रत्येक अवयव का बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। हो गया ना? जिनका मेन मैथ है वो बोल पाए नहीं करते। मेरा भी है, आपका भी है, हाँ आपका भी है, ठीक। अब सुनो, कहीं छापा छाप मचाए रहो, बाद में समझा जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग संबंध में उसका डोमेन, रेंज एंड क्या देखे थे, को डोमेन देखे थे ना, वैसे अब फंक्शन के डोमेन, रेंज और को डोमेन की बात क्या करेंगे बताइए। फलन का प्रांत सह प्रांत तथा परिसर, प्रांत सह प्रांत तथा, इंग्लिश लिखोगे? डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक, चलो देखो, पहले सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन कर ले। माना f सच दैट a टू b, अर्थात f a से b में फलन है, f a से b में फलन है। अब जब f a से b में एक फलन है, तो एक बार बताओ, तब समुच्चय A का प्रांत, तब अच्छा रिलेशन में क्या करते थे, प्रांत रिलेशन में अगर बात करें तो रिलेशन में कौन प्रांत होता था, रिलेशन में जो उधर रिलेट होते थे केवल वही प्रांत होते थे ना, जो इधर सेट ए के जो एलिमेंट उधर रिलेट होते थे तो वही प्रांत होते थे, वही क्या होते थे, प्रांत होते थे या डोमेन होते थे। लेकिन इस फंक्शन के कंडीशन में अगर आप देखो तो पूरा सेट ही रिलेट होना जरूरी है ना, तो पूरा सेट, जो सेट ए के होंगे वो सारे डोमेन होंगे। हाँ, तो हम ऐसा नहीं लिख दें, तब जो समुच्चय ए होगा वो क्या होगा, हाँ समुच्चय ए क्या होगा, डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब समुच्चय ए को प्रांत, समुच्चय ए को प्रांत कह देंगे, क्या कह देंगे, प्रांत, यानी कि डोमेन। क्या उधर पूरे में रिलेट होगा, क्या हो सकता है उधर कुछ छूट जाए, हो सकता है उधर से तो कंडीशन नहीं कि उधर के भी इधर रिलेट हो जाए, एक स्पेशल कंडीशन में हो भी सकता है रिलेट हो जाए, तो उसके लिए एक अलग फलन है, तब उसका फलन का जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए को प्रांत, डोमेन, और वो एलिमेंट जो बी में रिलेट होते हैं वो रेंज कहलाएंगे, और पूरे बी को क्या कहोगे, पूरा बी क्या कहेगा, को डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए को प्रांत यानी डोमेन तथा बी को कोडोमेन, पी को सहप्रांत, सहप्रांत यानी कि कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक, और समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय, सारे तो बी के लेंगे नहीं, केवल वही लेंगे, जैसे इसमें देखो केवल 4 रिलेट हुआ ना, तो केवल रेंज क्या हो गई, 4 ना, रेंज मतलब होता है औकात, क्षमता। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इन सारे एलिमेंट की कहां तक जाने की क्षमता है, तो केवल 4 तक जाने की क्षमता है इस केस में। तो क्या लिखे, तब बी को सहप्रांत यानी समुच्चय बी के उन
समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए के प्रतिबिंब है ना, ऐसा नहीं है कि जो ए से बी में सिर्फ मिले लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रतिबिंब का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानते हैं तब उसी के केस में डिफाइन करेंगे ना, ए के प्रतिबिंब है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई जाती है। किलोग्राम को सब जगह किलोग्राम क्यों नापा जा सकता है, कहीं रत्ती वत्ती भी तो चलता था, तो हर जगह लोग कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए एक ऐसा ही पद्धति बना दी गई कि तुम किसी भी देश में जाओ तो जैसे अमेरिका में FPS पद्धति चलती है, अपने यहाँ MKS चलती है, और फ्रांस में शायद CGS चलती है, फिजिक्स में पढ़े थे तो, हाँ एक इंटरनेशनल बना दी कि SI बना देते हैं, वो हर जगह चलेगी। समझ में आया ये? समीर से पढ़ा रहे थे, जो पिछला वो पूछ रहे थे हो गया कि नहीं है समीर सर, हो गया? हाँ। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख देते हैं हम लोग। समुच्चय ए के प्रांत को FA से निरूपित करते हैं, FA से निरूपित करते हैं। अब FA से निरूपित करते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखोगे? अर्थात FA इज इक्वल टू FX सच दैट X किस में बिलोंग करता हो, सेट A में, कोई दिक्कत? मतलब FA सेट A के वो X एलिमेंट लेंगे जो सेट A में हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपका डोमेन कोडोमेन होगा और रेंज, कोडोमेन जरा समझना, तो इसमें बताओ डोमेन क्या है? डोमेन 1 2 है, रेंज क्या है? रेंज केवल A है, और रेंज और कोडोमेन क्या है? ABC तीनों है, ठीक है। हाँ। तो अच्छा अगर एक सेट A है मान लेते हैं AB, और एक सेट है मान लेते हैं ABC, क्या है लेकिन बिना इसके नहीं बता पाते कौन सा डोमेन है कौन सा कोडोमेन है, बिना किसके नहीं बता पाते? बिना ग्राफ के। हाँ क्वेश्चन में थोड़ी हम लोग हर चीज में ग्राफ बनाएंगे, नहीं तो तुरंत खट्टे से बना लेंगे ना। सर इतना बताएंगे बिना इसके समझ नहीं आता। अरे वो थोड़ा सा मैप मिल जाता है ना, तो फिर समझ आता है। अभी धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आने लगेगा, काय परेशान। अभी मैं एक तरीका और बताऊंगा जिससे कोडोमेन डायरेक्टली बता लोगे। देखो, तो अगर सेट A के सारे एलिमेंट इसमें होते हैं, सेट B में है, तो सेट A को सेट B का उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उप समुच्चय, और उसके लिए सिंबल ये इस्तेमाल करते हैं ना। अब देखो यहाँ पर जो डोमेन है, सॉरी कोडोमेन के अंदर पूरा रेंज आ जाता है ना। रेंज जो है पूरा, रेंज में केवल एक ही एलिमेंट, और कोडोमेन में वो एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा और ज्यादा भी हो जाते हैं। तो रेंज क्या होता है? सबसेट होता है कोडोमेन का। तो यहाँ बताएंगे परिसर जो होता है वो सबसेट होता है किसका? परिसर, कोडोमेन या सह डोमेन बोलते हैं इसको, सह डोमेन, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं क्रमित युग्मों द्वारा फलन की व्याख्या। क्रमित युग्म में जो पेयर बनाते हैं ना, A, B, B, C, इस टाइप का, उससे हम लोग थोड़ा फलन की व्याख्या करते हैं।
क्रमित युग्मों द्वारा फलन की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन बाय ऑर्डर्ड पेयर। explanation of function by ordered pair। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम सेट मानेंगे, माना फंक्शन मानेंगे ए व बी दो आरिक्त समुच्चय हैं, दो आरिक्त समुच्चय हैं। तो आरिक्त समुच्चय हैं तथा f such that a to b तथा f such that a to b एक संबंध है। अभी ये डिसाइड नहीं है कि ये फलन है कि नहीं, संबंध है। अच्छा संबंध है तो एक बात तो तय है कि ये जो होता है इसके क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर्गत ही होगा, क्यों, सबसेट होगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर इस संबंध को फलन होना है तो क्रमिक युग्म के हिसाब से क्या डेफिनेशन होल्ड करनी चाहिए। समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन, समुच्चय ए से समुच्चय बी में f एक फलन होगा, f एक फलन होगा। कब फलन होगा, पहला कंडीशन बताओ, इसमें इंक डालो, है इसमें इंक, पहला कंडीशन बताओ। अगर क्रमिक युग्म के रूप में कैसे लिखते हो, मान लो सेट ये है ए बी सी, कौन सा सेट, क्रमिक एक सेट हम मान लेते हैं ए जो इक्वल टू है 1 2, एक सेट है बी जो हो 2। तो क्रमिक युग्म के रूप में क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कैसे लिखते हैं, क्रॉस बी निकालते हैं, कैसे 1,2 और 2,2 ना। तो क्रमिक युग्म का के रूप में इसको कैसे डिफाइन करोगे बताओ। तो जैसे मान लो एक सेट हम ले लेते हैं ए बी सी और एक सेट ले लेते हैं हम 1 2 3। तो अगर इसको ए से बी में फंक्शन बनाना है क्रमिक युग्म के डेफिनेशन में, तो क्रमिक युग्म में A1 आएगा, A2 B1 B2 भी आ जाएगा और C3 भी आ जाएगा। और वो एक रात बी में लोगे तो और ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ नियम लगाए तो केवल ये 3 ही पेयर आ पाए। कितने पेयर आ पाए, 3 पेयर आ पाए। अब सुनो, पहली बात तो क्रमिक युग्म के हिसाब से सेट ए के सारे एलिमेंट का क्रमिक युग्म, सेट ए के सारे एलिमेंट का क्रमिक युग्म का पहला पहला अवयव होना चाहिए। इसका मतलब पहला पहला सब रिलेट हो गया ना, पहला अवयव होना चाहिए। मतलब कि ये क्रमिक युग्म में कब आएगा, जब ये इससे रिलेट होगा तभी तो इसका पहला अवयव होगा। तो क्रमिक युग्म का सारा पहला अवयव किसका होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये बन गई, तो इसको लिख लेते हैं, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्रमिक युग्म का वो पहला अवयव होना चाहिए तभी तो हम मानेंगे रिलेट है वो। ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव किसी क्रमिक युग्म का पहला अवयव हो, किसी क्रमिक युग्म का पहला अवयव हो। अच्छा मान लेते हैं हम सी नहीं लेते, तब तो एक डेफिनेशन हमारी खत्म हो गई ना, सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ रिलेट कर पाए, नहीं कर पाए ना। इसीलिए हम कह रहे हैं समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी क्रमिक युग्म का पहला अवयव हो। एक ये बात होल्ड कर जाए, और एक बात अभी और होल्ड करनी चाहिए, यूनिकनेस वाली। ठीक है, किसी भी क्रमिक युग्म के कोई दो
किसी भी क्रमिक युग्म के कोई दो क्रमिक, अगर ढेर सारे क्रमिक युग्म है तो कोई दो क्रमिक युग्म का पहला अवयव सेम नहीं होना चाहिए। सेम हो गया यानी कि अगर मैं ऐसा कर दूं A,3 तो सेम हो गया, तो यानी कि ये अलग जगह रिलेट हो गया और ये अलग जगह रिलेट हो गया, तो इसको भी बाउंड करना पड़ेगा ना। पहली चीज हमने बाउंड की किससे, कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो हों वो किसी न किसी क्रमिक युग्म का पहला अवयव होना चाहिए, एक ये, और दूसरा हमने क्या किया, कोई भी दो क्रमिक युग्म आप उठाएं उसका पहला अवयव सेम नहीं होना चाहिए। अब क्रमिक युग्म के हिसाब से तुम इसकी परिभाषा दे सकते हो। समझ में आया? नहीं? सुनो निधि, देखो ये सेट ए है, फंक्शन की डेफिनेशन में जाओ तुम लोग। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में रिलेट होना चाहिए। तो हम कब मानेंगे, अगर क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, तो इसका मतलब ये सब पहले ही आएंगे। ए का 1 से करा दे, बी का 2 से करा दे, सी का 3 से करा दे ना, तो ए का 2 से करा दे और बी का 1 से करा दे, सी का 3 से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे हो सकता है। हाँ सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत एक से ही रिलेट, मतलब नंबर से ही रिलेट हो, ये नहीं क्लियर। इससे मतलब एक लाइन से रिलेट हो ये नहीं हो, जरूरी नहीं है। कोई नियम बना दे, ए 3 पे पहुंच जाए, 2 1 पे पहुंच जाए, मतलब बी 2 पे पहुंच जाए, कोई भी नियम बन सकता है ना। आप देखो, सुनो निधि, इधर देखो, सेट ए का सारा एलिमेंट किसी क्रमिक का पहला अवयव होना चाहिए। जब वो पहला अवयव होगा तभी तो हम मानेंगे कि ए का भी देखो रिलेशन किसी न किसी से हो गया, बी का भी रिलेशन किसी न किसी से हो गया, सी का भी रिलेशन। तब एक कंडीशन समझ में आया कि सेट ए का सारा एलिमेंट, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट किसी न किसी क्रमिक का पहला अवयव होना चाहिए, हो गया, तब तो वो सबसे रिलेट होगा। दूसरा, किसी भी दो क्रमिक युग्म का पहला अवयव या पहला पद सेम नहीं होना चाहिए। सेम होने का मतलब कि अगर आप किसी भी दो अलग अलग क्रमिक युग्म का पहला पद सेम कर दोगे ना, तो इसका मतलब देखो ए कहाँ पर 1 पे भी पहुंच गया, ए 2 पर भी पहुंच गया, इसका मतलब ए दो अलग अलग जगह मुंह मार रहा है ना, जबकि यूनिकनेस वाली बात खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम उसको बाउंड कर रहे हैं कि सेट ए के किसी भी मतलब सेट ए के जो भी एलिमेंट वहां बन जाएंगे, जो भी सेट ए के जो भी एलिमेंट क्रमिक युग्म लेकर वहां बनेंगे, उस क्रमिक युग्म में किसी भी दो क्रमिक युग्म का पहला अवयव सेम नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत या ठीक है? तो एक बात तो ये हो गई, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव किसी क्रमिक युग्म का पहला अवयव हो। एक बात तो ये हो गई। अब एक बात और कहेंगे, किन्हीं भी दो क्रमिक युग्म का, किन्हीं भी ऐसा अगर हम सेम कर देते हैं तो ऐसा हम क्या उल्लंघन कर देते हैं, हम उल्लंघन उसकी यूनिकनेस की उल्लंघन कर देते हैं कि सेट ए का एक एलिमेंट उधर दो जगह नहीं जा सकता, और जब दो अलग अलग सेम ही कर दिए तो वो दो अलग अलग जगह जा सकता है। अच्छा, एक स्पेशल केस में सेम हो सकता है, एक स्पेशल केस में सेम हो सकता है, बताओ कब? जब दोनों दूसरे अवयव समान ही हो। हाँ, उस स्पेशल केस में वो सेम हो सकता है। हाँ ठीक है, तो किन्हीं भी तब अलग जगह गया ही नहीं, एक ही पास गया। हाँ, किन्हीं भी दो क्रमिक युग्म का, किन्हीं भी दो क्रमिक युग्म का पहला अवयव समान ना हो, ठीक है, तब आप कहोगे क्रमिक युग्म की भाषा में कि वो ए से बी में फलन है। हो गया? आओ अब थोड़ा इसी को हम लोग मैथमेटिकली लिख लेते हैं। अभी मैं समझाऊंगा ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, डोंट वरी। अभी इससे एक एग्जांपल कराऊंगा। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना है तो नोट, एफ का प्रांत क्या होगा? अगर क्रमिक युग्म की बात किया जाए तो प्रांत क्या होगा? सेट ए के सारे एलिमेंट होते हैं, तो क्रमिक युग्म में सेट ए के सारे एलिमेंट पहले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? एफ के सभी अवयवों के प्रथम घटकों का समुच्चय जो पहले आ रहे हैं, एफ के सभी अवयवों के
सभी अवयवों के प्रथम घटकों का समुच्चय, उसको प्रथम घटक बोलते हैं, प्रथम पद भी बोलते हैं। तो ये प्रांत हो गया। तब निधि चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या उसमें? क्रमित युग्म के रूप में दे दो तो सबका पहला 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 अवयव उठा लो। ठीक है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब इसमें हम x टाइप के एलिमेंट लेते हैं सच दैट x, y जो फंक्शन में हो, तो उसमें से ये जो पहला एलिमेंट है वो उठा लेंगे ना। और f का परिसर, f का प्रांत बराबर, और f का परिसर, f का परिसर क्या होगा अनामिका? तुम बताओ बेटा, बड़ी देर से शांत हो। f के सभी अवयव के द्वितीय घटकों का समुच्चय, जो दूसरा वाला होगा। f के सभी अवयव के द्वितीय घटकों का समुच्चय। कोडोमेन ना? कोडोमेन नहीं, कोडोमेन तो पूरा सेट भी हो जाएगा। हम रेंज निकाल, होगा वही ना? हाँ, परिसर रेंज निकाल रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकली क्या करेंगे, वाई टाइप के एलिमेंट लेंगे इसमें सच दैट एक्स और वाई टाइप के जो फंक्शन में आए हों, तो द्वितीय दूसरा वाला उठा लेंगे ना। कोई दिक्कत? इतनी आसान है ना मैथ। अब एक क्वेश्चन करके हमको बताओ तो मजा आ जाए। देखना, इसमें मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, बाद में चित्र बताऊंगा, बताने के बाद। हो गया ये? तो कौन अमिका, रिकॉर्डिंग चल रही है? आप देखो बेटा, मेरी एक बात सुनो, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। माना a इज इक्वल टू, हम एक सेट ले रहे हैं, -2, -1, 0, 1, 2 तथा b हम लोग ले रहे हैं। b क्या ले रहे हैं? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं, कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं समझती हो? इंग्लिश में बताइए। होल नंबर। अरे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन। हाँ, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए fx बिलोंग्स टू b, fx बिलोंग्स टू b। अब कह रहे हैं और एक नियम बनाए हैं ये, और fx बराबर x², मतलब सेट a का वर्ग करो वो y में, सेट b में मिलना चाहिए। ये y होता है, y बराबर fx लिखे थे ना वहां पे, तो जहां fx लिखा हो समझ जाना y होगा। ठीक है, तो मतलब x का वर्ग करे तो सेट b में x रहा होगा और सेट b में y रहा होगा, तो सेट b में सभी अवयवों का वर्ग करे वो सेट b में मिलना चाहिए। तो ये नियम बनाए हैं, अर्थात a के प्रत्येक अवयव का वर्ग करने पर b में अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, fx का मान निकालते हैं। fx का मान जब x बराबर a, तो अब सबसे पहले x बराबर जब हम क्या रख देंगे, x बराबर जब हम -2 रखेंगे। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन है, हम एक एग्जाम्पल करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, x बराबर जब -2 ले लेंगे तो उस केस में fx क्या हो जाएगा बेटा बताओ? f -2, यहाँ -2 पुट कर दो, -2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी मतलब -2 की इमेज कहाँ बनेगी? 4 पे। -2 की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 4 पे। तो -2 का प्रतिबिंब इसमें 4, और -1 का प्रतिबिंब ढूंढो। -1 का वर्ग 1 ही होगा ना, और फिर 0 का ढूंढो।
जीरो ही होगा, तो जीरो पे ही चला गया। फिर अब किसका ढूंढे, फिर 1 का ढूंढो, 1 ही आएगा। और फिर 2 का ढूंढो, 4 आएगा। लिख लो इसको। हो गया। तो अब बताओ इसका प्रांत क्या होगा। तो प्रांत हाँ अच्छा, पहले देख लो यूनिकली रिलेट है कि नहीं। 2 4 पर जा रहा है, 1 1 पर जा, -1 1 पर जा रहा है, 0 0 पर जा रहा है, और 1 1 पर जा रहा है। मतलब -1 भी 1 पर जा रहा है और 1 भी 1 पर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिक तो है वो। ये इसके लिए यूनिक, जबकि इधर का एक एलिमेंट 2 अलग अलग जगह नहीं जा सकता, ऐसे नहीं हो सकता। उधर का 2 अलग अलग एलिमेंट इधर एक जगह जा सकता है, तो वही हुआ है, तो तब भी फंक्शन है ही। तो इस फंक्शन की प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा बेटा, ये पहला पूरा हाँ -2 -1 0 1 2, और प्रांत हो गया। सह प्रांत क्या होगा, 4 2 नहीं 4 1 0 1 2। पूरा बी वाला ले लेते हैं, पूरा पूर्ण संख्या होल नंबर ना। अब हम इसके परिसर की बात कर रहे, तब इसका परिसर जहां जहां रिलेट हुए हैं, कहाँ कहाँ रिलेट हुए हैं, 4 पे 1 पे 0 पे ना, 0 1 4 हो गया। क्या बताओ, हम डायग्राम बनाए, लेकिन अब बनाएंगे। आप बना लेंगे। हाँ चलो बनाए, इसको रफ करें। हाँ कर दीजिए। चलो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे एक एलिमेंट बनाओ, मतलब सेट बनाओ, ऐसे एक सेट बनाओ, तो सेट ए सेट बी एक यहाँ बना देते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इसमें कौन कौन से थे, -1 -2 0 1 और 2। इसमें थे क्या, 0 1 2 3 4 ढेर सारे थे ना, ये पूरा होल नंबर था। तो अब बताओ ये आपका क्या हो गया, ये डोमेन हो गया ना, और ये कोडोमेन था, बी वाला कोडोमेन कहलाता है ना, कोडोमेन हो गया। अब इसको रिलेट करो, -1 कहाँ गया था, 1 पे गया था, -2 कहाँ पर गया था, 2 पे कि 4 पे, 4 पे गया था, तो 4 पे चला गया। और 0 कहाँ पे गया था, 0 पे। 1 कहाँ पर गया था, 1 पे, और 2 कहाँ पर गया था, 4 पे। तो देखो संबंध है कि नहीं है, और इन दोनों में रिलेशन F के द्वारा है। ठीक है, इसमें इसको बना लो तुम लोग रेंज। तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, 0 1 और 4, 0 1 और 4, कोई दिक्कत, समझ गए। अब हम लोग कल टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फिर तुम्हारे टॉपिक पे आ जाएंगे। एक दिन और लगेगा बेसिक रिवाइज करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।